मैम। So, continuing with this topic, our national movement, briefly, you will tell me that whatever idea you have got और हम इस national movement में अभी तक कहाँ तक पहुंचे हैं, ठीक है? तो हमने जितने भी ईयर्स कि किस ईयर में अभी हम आ गए हैं और क्या सिचुएशंस बनी हुई हैं, है ना? तो उस ईयर में अब हमारी नेशनल मूवमेंट को हमने नेक्स्ट देखना है कि अब नेक्स्ट क्या होगा। हाँ जी हरमन बेटा। यस मैम हमने अभी तक इस चैप्टर में इतना पढ़ा है कि जो हमारे 1870s और 1947 के बीच हमने एक मास नेशनल मूवमेंट को चलाया है और इसमें महात्मा गांधी ने एक मेन रोल निभाया है और इस मूवमेंट में हमने अपने फ्रीडम के लिए मांग की है ब्रिटिशर्स से, जैसे कि कई मूवमेंट्स निकालेंगे जैसे कि सत्याग्रह और खिलाफत मूवमेंट। इनमें से हमेशा हमने सिर्फ एक ही बात कही है कि फ्रीडम जो है वो हमारा बर्थराइट है। और जो भी इस मूवमेंट को जौन सी भी मूवमेंट होती थी हमेशा नॉन वायलेंस को हमने फॉलो किया है। ये नॉन वायलेंस किसका आइडिया था? मैं महात्मा गांधी का। यस क्योंकि ऐसा कि पहले कुछ रेवोल्यूशनरी लीडर्स भी थे, कुछ लीडर ऐसे भी थे जो चाहते थे कि हम अटैक करें ब्रिटिशर्स के ऊपर, इनको रिवॉल्ट करके यहाँ से हटा दें, निकाल दें। लेकिन नॉन वायलेंस का जो हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल था, आइडिया था, वो महात्मा गांधी ने ही इस पे ज्यादा फोकस किया। इसीलिए तो उन्होंने नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट थी स्टार्ट भी की थी उसको वापस ले लिया। कौन से ईयर में वापस लिया था? अभी हम किस ईयर की बात कर रहे हैं जो हमने डिस्कशन हमारी कंटिन्यू है, तो इसमें हम यहाँ पे अभी पहुंचे हैं 1930 के आसपास है। 1920 में स्टार्ट की थी उन्होंने खिलाफत एजिटेशन ऑन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। एंड 22 से 29 तक, 22 में क्या हुआ था? 20 में तो स्टार्ट हुई थी नेशनल मूवमेंट नॉन कॉपरेशन यस मूवमेंट मैम। खिलाफत, और वापस कब ले ली थी? व्हेन महात्मा गांधी कॉल्ड इट ऑफ मैम 1929 को शायद 1922 को कॉल्ड ऑफ कर ली थी व्हेन देयर वाज वन इंसिडेंट इन द चोरा चोरी, है ना, कि पुलिस दैट क्राउड सॉरी हैज जो सेट फायर टू अ पुलिस स्टेशन। नो डाउट कि पुलिस वालों का भी उसमें कोई ना कोई कसूर था, बट महात्मा गांधी वाज अगेंस्ट दैट दिस नॉन वायलेंस, he was in favor of non violence, so against any kind of violence, तो इसलिए उन्होंने इस मूवमेंट को कार्ड ऑफ कर लिया। बहुत सारे लीडर्स इसके अगेंस्ट भी थे कि आपने क्यों अभी इसको कार्ड ऑफ कर लिया है, तो अभी हम तो इतना अच्छा ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जा रहे थे, सभी जगह पर लोग हमारे साथ हैं, तो आपने अभी क्यों इसको वापस ले लिया? तो महात्मा गांधी जी ने कहा मेन क्या था कि हमने नॉन वायलेंस से ही इंडिपेंडेंस लेनी है। तो उनका मेन, क्योंकि साउथ अफ्रीका में भी उन्होंने अब क्योंकि वहां पे भी ब्रिटिशर्स थे, है ना, तो उनका ये एक्सपीरियंस था साउथ अफ्रीका में, वहां पे भी उन्होंने नॉन वायलेंट तरीके से ही सारा रेसिज्म वगैरह का थोड़ा अपोज किया था। तो इसलिए उन्होंने इसी को ही फॉलो कहा कि मैंने तो इस प्रिंसिपल को फॉलो करना है। तो मेनली जितने बाकी लीडर्स थे वो भी एक महात्मा गांधी नेशनल लीडर के, हम कह सकते हैं कि एक फेस सबके सामने आ रहा था, सभी लोग उनको मानते भी बहुत थे। और इसके बाद हमने देखा कि कैसे लोग उनको महात्मा मान रहे थे, महात्मा गांधी को महात्मा, मसीहा, इस तरह के उनके साथ हम टाइटल अटैच कर रहे थे, बापूजी। तो ये सारे वर्ड्स उनके लिए यूज कर रहे थे। इट मींस लोगों के मन में भी उनके लिए क्या थी? रिस्पेक्ट थी, है ना। तो जो चीज वो बोल रहे थे तो लोग उनके आइडियाज को फॉलो भी कर रहे थे। नो डाउट हर कुछ लीडर्स ऐसे भी थे जो वायलेंट तरीकों को यूज करना चाहते थे। वो कहते थे कि ये ब्रिटिशर्स क्या है, ये तो बिल्कुल बहरे हैं, इनको हमारी कोई बात सुनती नहीं है, समझ नहीं आती है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने तरीके खुद यूज करने पड़ेंगे। तो हमें इनको सुनाना पड़ेगा, जो हम इनको बताना चाहते हैं इनको वो समझ नहीं आ रहा, तो हमें इनको समझाना पड़ेगा। तो उनके अपने अपने तरीके थे, है ना। तो जैसे हमने यहाँ तक अभी बात कर ली कि 22 से 29 तक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो गांधी जी ने वापस ले ली, और उन्होंने फोकस किसके ऊपर किया? फोकस उन्होंने किया था कि हम क्या करेंगे, हम अभी लोगों को तैयार करेंगे, वी विल टेक कंस्ट्रक्टिव वर्क। हम कंस्ट्रक्टिव वर्क के लिए लोगों को, कि वो अपना खुद अपनी स्किल उनके हाथों में हो, वो अपना जैसे कपड़ा बनाना, कॉटन बनाना, तो वो खुद अपना कंस्ट्रक्टिव वर्क करें, वो ब्रिटिशर्स के काम के ऊपर डिपेंड ना रहे, है ना। तो ये उन्होंने इस चीज पे फोकस किया लोगों को तैयार करने के लिए। और साथ ही साथ जो कुछ लीडर्स बाकी थे उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्शंस लड़ने शुरू कर दिए, अपनी अलग अलग पार्टीज बनाई, है ना। तो उसी टाइम पीरियड में
इसी 1920 से 1930 के बीच में 30 में उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंटशिप में उन्होंने ये रेजोल्यूशन भी लिया। रेजोल्यूशन किसका लिया कि पूर्ण स्वराज, स्वराज का आइडिया तो उनके मन में आ ही गया था, है ना। स्वराज का आइडिया, जैसे हम कह रहे हैं कि एक्सट्रीमिस्ट जो थे उन्होंने स्वराज का नारा लगाया था, बर्थ राइट, स्वराज इज आवर बर्थ राइट, तो ये तो था। अब उन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज का नारा दे दिया। और ये क्यों दिया, अभी यहाँ पे जैसे ये पिक्चर बनी हुई है 1927 की ये है। अब इसमें क्या दिखाया गया है कि दीज आर द डेमोन्स्ट्रेटर ग्रुप्स, ये कुछ डेमोन्स्ट्रेटर हैं, वो अपोज कर रहे हैं। किसको अपोज कर रहे हैं? साइमन कमीशन को। अब ये साइमन कमीशन क्या था? साइमन कमीशन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने था, इंडिया में भेजा था इसको, ठीक है। इंग्लैंड में जो हमारा ब्रिटिश गवर्नमेंट, इंग्लैंड से ही सारे रूल ऑर्डर वगैरह पास करी थी, मतलब ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट थी वही इंडिया के लिए भी कानून बना रही थी। तो उन्होंने एक साइमन कमीशन बनाया था जिसका की हेड थे लॉर्ड कमीशन, ठीक है। तो लॉर्ड साइमन उसके हेड थे, उनकी लीडरशिप में एक साइमन कमीशन इंडिया आया था। इसका काम क्या था, क्यों भेजा था इसको? टू डिसाइड इंडियाज पॉलिटिकल फ्यूचर, मतलब इंडिया के बारे में कि इंडिया की अब नेक्स्ट हम अगर इनको आजाद कर भी दें, है ना, कि इतनी ये डिमांड कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस की डिमांड कर रहे हैं, तो इन केस हम इनको अगर यहाँ पे अपने आप ये कैसे करेंगे, कैसे प्रॉपर अपने आप रूल करेंगे, क्योंकि इनको तो आता ही नहीं रूल करना, है ना। ब्रिटिशर्स कहते थे कि हम ही डेवलप्ड, हमारे कंट्रीज इतने डेवलप्ड है तो हमें ही आता है रूल करना, ये तो सारे सिविलाइज्ड है, अनसिविलाइज्ड है, हम सिविलाइज्ड है, हम तो इनको सिखा रहे हैं कि कैसे सिविलाइज होना है। तो वो कहते थे कि हम इनका डिसाइड करते हैं कि इनका फ्यूचर कैसा होगा, हम इनको बताते हैं कि अगर आपने गवर्नमेंट बनानी है या हम यहाँ पे अगर इलेक्शंस भी करवा रहे हैं या कुछ भी रिप्रेजेंटेटिव हमने जो भी करना है, तो उसके फ्यूचर के बारे में ये कमीशन डिसाइड करेगा कि अब क्या करना है। लेकिन उस कमीशन में क्या था, कोई इंडियन लीडर नहीं था, कोई इंडियन रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, तो वो डिसीजन वो हमारे लिए डिसाइड करेंगे कि आउटलाइन कि इंडिया कैसा होगा। तो इसीलिए जितने पॉलिटिकल ग्रुप्स थे उन सभी ने क्या किया, इस कमीशन को बायकॉट करने का डिसाइड किया। और जैसे ही कमीशन ये पहुंचा, इंडिया पहुंचा, तो इस तरह के सारे डेमोन्स्ट्रेटर्स उनके आगे गए, ठीक है, उनको बैनर्स की साइमन गो बैक, तो बाद में ये साइमन कमीशन वापस ब्रिटिशर्स ने ले लिया था, ठीक है। तो इस तरह ये 1927 में साइमन कमीशन भी भेजा गया था, जिसको कि प्रोटेस्टर्स काफी सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने इसका प्रोटेस्ट किया था, तो इसको वापस भी ले लिया गया था। अब इसी टाइम पीरियड में ही जैसे हमने बात की कि अलग अलग लीडर्स थे, वो अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बना रहे थे, इलेक्शंस लड़ रहे थे, है ना, ताकि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में जाके ही ब्रिटिश गवर्नमेंट को थोड़ा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें। उसी टाइम पे कुछ रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट भी थे। रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट मतलब ये भी हमारे नेशनलिस्ट लीडर है, लेकिन वो रेवोल्यूशन में बिलीव करते थे। वो नहीं इस तरह की ये रिक्वेस्ट कर दी, पॉलिटिकल पार्टीज बना ली, नॉन वायलेंस कर दी, तो इनमें वो बिलीव नहीं करते। वो कहते थे कि ब्रिटिशर्स क्या है, वो डेफ है ना, कि वो डेफ है, उनको सुनाई नहीं देता है, हम जो भी बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, वो कुछ नहीं सुनते हैं, तो उनको सुनाना पड़ेगा। कैसे सुनाना पड़ेगा? लाउड वॉइस। तो ये भगत सिंह जी की बात है, जिन्होंने की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में एक बॉम्ब फेंका था, जो ब्रिटिशर्स की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी ना, तो वहां पे उन्होंने बॉम्ब फेंका था ऑन 8 अप्रैल 1929। और ये उन्होंने लिखा भी कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मुझे मेरा जो मकसद है वो ब्रिटिशर्स को भी मारना नहीं है, लेकिन उनको ये बात सुनाना है, टू मेक द डेफ हियर, टू रिमाइंड द फॉरेन गवर्नमेंट ऑफ इट्स एक्सप्लॉयटेशन, दैट इज हार्ड एक्सप्लॉयटेशन जो कर रही है हमारे ऊपर, तो उनको बताना है कि वो कितना हमें एक्सप्लॉयट कर रही है, ठीक है। लेकिन इस जुर्म में क्या हुआ, उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया, है ना, उनको फांसी की सजा दे दी गई। तब कुछ इस तरह के रेवोल्यूशनरी लीडर्स भी हैं, सबका नाम चाहे इस चैप्टर में, क्योंकि ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है सारी डिटेल, क्योंकि बहुत सारे रेवोल्यूशनरी लीडर भी थे, है ना, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनके नाम तो आपको पता ही है, लेकिन सबकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इस टॉपिक में नहीं है, क्योंकि इतने लीडर्स, इतने नेशनलिस्ट लीडर का कंट्रीब्यूशन है कि वो तो पूरी बुक भी उसके लिए कम है ना। तो इस छोटे से टॉपिक में हमने सब कुछ एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पे जो रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट जैसे भगत सिंह है, तो वो भी इस कॉलोनियल रूल में अपने तरीके से लड़ रहे थे। उन्होंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, ठीक है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था, हिंदुस्तान
सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। और इसी एसोसिएशन ने, जैसे ये साइमन कमीशन में जो लोग डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे ना, तो उनके ऊपर लाठी चार्ज करवाया गया था, जिससे कि लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी। तो इन्होंने उस डेथ में जो पर्सन पुलिस ऑफिसर इन्वॉल्व था, ठीक है, तो उसको भी मारा था। सौंदर्स जो उस पुलिस ऑफिसर इन्वॉल्व था उस लाठी चार्ज में, तो उसको भी इन्होंने ही मारा था। तो ये एक सिर्फ छोटा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जहां पे ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज लीडर्स अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बना रहे थे, अलग अलग तरह की मूवमेंट चला रहे थे, है ना, लोगों को एक तरह से कंस्ट्रक्टिव वर्क के लिए तैयार किया जा रहा, महात्मा गांधी तैयार कर रहे हैं उनको कि लोग तैयार हो कि कैसे हमने ब्रिटिशर्स को अपोज करना है नॉन वायलेंट तरीके से। तो ये कुछ रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट थे जिन्होंने की कैसे नारे दिए, इंकलाब जिंदाबाद, तो कि वी नीड अ लाउड वॉइस टू मेक द डेफ हियर, ताकि ये जो ब्रिटिशर्स डेफ है इनको सुनाने के लिए हम थोड़ी ऊंची आवाज में बताएं इनको। तो जैसे कि उन्होंने ये बॉम्ब फेंका था, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, अब 1930 में उन्होंने पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन ले लिया कि अब तो हम क्या करेंगे, पूर्ण स्वराज लेके ही रहेंगे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट तो अपने अलग अलग तरीके से, यहाँ से हमने बहुत सारी मूवमेंट्स भी चला ली, हम कोशिश कर रहे हैं, तो अब हमने ब्रिटिशर्स को बताना है कि अब ये कंट्री आपको छोड़ के जाना ही पड़ेगा, है ना। तो ये अलग अलग तरीके हैं। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, अब क्या कैसे बताएंगे ब्रिटिशर्स को कि इंडिया अब उनका, मतलब इंडिया के लोग उनकी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि इंडिया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हमने देख ही लिया कि इंडिया के सभी लोग एकजुट होके एक ही टाइम पर क्या कर सकते हैं, वो जैसे महात्मा गांधी ने अगर मूवमेंट स्टार्ट की तो उन्होंने स्टार्ट जरूर की, लेकिन अपने अपने तरीके से। बस वो ये चीज थी कि महात्मा गांधी नॉन वायलेंस चाहते थे, बाकी ओपोजिशन तो ठीक थी, वो तो लोगों ने पार्टिसिपेट किया। अब उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, एक और हम ब्रिटिशर्स के उनको बताएंगे कि कैसे अब हमने मूवमेंट करनी है। तो इसमें उन्होंने पूर्ण स्वराज, जैसे वो डिमांड तो रेजोल्यूशन तो ले ही लिया था पूर्ण स्वराज का, तो अब इसमें उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट की, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। तो ये मूवमेंट क्या थी, तो इसमें उन्होंने क्या किया, मार्च टू दांडी, साल्ट लॉ बनाया गया था उस टाइम पे, गवर्नमेंट ने साल्ट लॉ बनाया था। तो ये जो मार्च था ये उस साल्ट लॉ को तोड़ने के लिए स्टार्ट किया गांधी जी ने। गांधी जी ने कहा कि हम 1930 में उन्होंने डिक्लेयर किया कि ही वुड लीड अ मार्च टू ब्रेक द साल्ट लॉ, कि जो ब्रिटिशर्स ने एक कानून बनाया गया ना कि इंडिया के ही वो ओशन से पानी लेके, इंडिया के ही सारा जो भी यहाँ पे ओशन है इंडिया के ही हैं, वहीं से सी से पानी लेके वहीं से नमक बना रहे हैं, और वही इंडिया जो इंडियंस है उनको टैक्स लगा के वो नमक बेच रहे हैं। मतलब इंडियंस का ही नमक है और उनको ही वो खुद ना तो उसको बना सकते हैं अपनी मर्जी से, ना ही उसको बेच सकते हैं। तो दैट वाज मोनोपोली, मतलब ब्रिटिशर्स की मोनोपोली थी उस पे, ना इंडियंस अपनी मर्जी से बना सकते हैं और ना ही उसको बेच सकते हैं। तो इस तरह के वो क्या थे, हार्श लॉ बनाया गया था। साल्ट लॉ ये था कि ब्रिटिशर्स ओनली हैड द मोनोपोली, कोई इंडियन अपनी मर्जी से नहीं बना सकता। तो गांधी जी ने कहा कि ये सबसे पहले तो हम इस कानून को तोड़ेंगे, और ताकि अब ब्रिटिशर्स जो इतनी देर से सारी शांति हुई पड़ी है 1920 से 30 तक, तो अब उनकी नींद भी खुल जाएगी कि अब हम उनको बाहर निकालने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो अब महात्मा गांधी along with other nationalists reasoned that it was sinful to tax salt, मतलब इस टैक्स के ऊपर जो साल्ट के ऊपर टैक्स लगाना तो इतना ज्यादा है क्योंकि ये बहुत ही हमारी बेसिक चीज है ना, बेसिक आइटम है हमारे फूड की। तो इसलिए उन्होंने साल्ट मार्च निकाला, और इसमें सभी लोग, चाहे वो रिच थे पुअर थे, मतलब हर कास्ट के सभी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो गांधी जी और उसके फॉलोअर्स मार्च्ड फॉर 240 मील्स फ्रॉम साबरमती टू कोस्टल टाउन है ऑफ दांडी विलेज, ठीक है। तो वहां पे उन्होंने मार्च किया, वहां जाके उन्होंने गवर्नमेंट का लॉ तोड़ा, साल्ट बनाया, ठीक है। और ये स्टार्टिंग थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, मतलब ब्रेकिंग ऑफ द साल्ट लॉ, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट ए नोट ऑन साल्ट मार्च या राइट ए नोट ऑन दांडी मार्च, ठीक है, इस तरह भी हो सकता है। और व्हेन गांधी जी स्टार्टेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये भी आ जाता है। तो इसमें फिर कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में जैसे हमने बहुत सारे नेशनलिस्ट लीडर की बात की, तो सिर्फ लीडर्स ही नहीं बल्कि कुछ वुमेन भी इन्वॉल्व थी हमारी इस नेशनलिस्ट मूवमेंट में, ठीक है। तो नो डाउट जैसे कईयों का नेम आता है, कईयों का नेम नहीं आता, अलग अलग बैकग्राउंड से सभी वुमेन्स ने भी हमारे नेशनलिस्ट इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, ठीक है।
तो जैसे यहाँ पे अंबाबाई इनका बताया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद सरोजिनी नायडू, ठीक है, उनके बारे में बताया गया। तो ये सारी जो वुमेन्स है इन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया। उस टाइम पर जैसे कास्ट सिस्टम भी था यहाँ पे, है ना, लोअर कास्ट अपर कास्ट का सिस्टम भी था, वुमेन को भी इतनी ज्यादा फ्रीडम नहीं थी। तो वो चीजें भी धीरे धीरे लोग उसके लिए भी आवाज इसी टाइम पीरियड में ही उठा रहे थे, है ना, जैसे हमने पिछले टॉपिक्स में किया ही है। तो अब इस तरह अलग अलग हम कह सकते हैं कि लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, ठीक है, सॉल्ट लॉ में पार्टिसिपेट किया। अब इसमें पीजेंट, ट्राइबल, वुमेन सबने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। ये जो सॉल्ट लॉ था इसमें पीजेंट्स भी थे, ट्राइबल्स भी थे, वुमेन भी थी, सभी ने पार्टिसिपेट किया। और इस पूरे साल्ट मार्च के ऊपर एक जो बिजनेस हम कह सकते हैं कि उन्होंने भी अलग जितनी वर्ल्ड की पूरी अखबारें थी उसमें प्रॉपर सब ब्रिटिश गवर्नमेंट की, यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो उसके कि यहाँ के लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, तो इस तरह का सारा उन्होंने पैम्फलेट पब्लिश किया, ठीक है, जो बिजनेस पैम्फलेट इस पूरे सॉल्ट लॉ जो भी इनका मार्च था। और कि गवर्नमेंट उनके अगेंस्ट, एक तो उन्होंने क्या थी, पीसफुल सत्याग्रह, मतलब ये भी एक तरह का सत्याग्रह ही हो गया क्योंकि पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन है। तो लेकिन जो गवर्नमेंट था, गवर्नमेंट का कैसा एक्शन था, ब्रूटल एक्शन, ठीक है। गवर्नमेंट का एक्शन कभी भी पीसफुल, उनको पीसफुल लोगों के ऊपर भी वो क्या करते थे, अटैक करते थे, लाठी चार्ज करते थे, ठीक है। कई बार उनके ऊपर गन्स वगैरह चला देते थे कईयों को। तो उस टाइम पर इसके बाद क्या किया उन्होंने, सीधा जेल में डाल दिया कि जितने लोग वहां पे थे साल्ट बनाने पहुंचे थे उन सबको उठा के जेल में डाल दिया, ठीक है। तो ये साल्ट मार्च हुआ, लोगों ने नो डाउट इसमें पार्टिसिपेट फुली हार्टेड किया, पीजेंट्स, ट्राइबल, वुमेन सबने पार्टिसिपेट किया। अब ये जो यहाँ पे, ठीक है, सारा किया, गांधी जी ने भी किया, काफी देर लोगों को जेल में भी डाला गया, फिर भी लोगों ने कॉन्टिन्यूस रखा अपना प्रोटेस्ट। मतलब इसमें ये चीज थी कि नॉन वायलेंट तरीके से अब लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, अब वायलेंस नहीं थी, जो ठीक है कहीं ना कहीं तो मिल रही थी, लेकिन ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, इसमें वो नॉन वायलेंस हमें देखने को मिल रही थी जो गांधी जी चाहते थे, ठीक है। तो इस तरह धीरे धीरे गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी थोड़ी सी रेडी हो गई, और उसके साथ साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया, इंडिया एक्ट ऑफ 1935। अब इसमें क्या था, इसमें जो इंडिया के अलग अलग प्रोविंसेस थे ना इंडिया में, जैसे बंगाल, मद्रास, सेंट्रल प्रोविंसेस, वो सारे अलग अलग जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर एरियाज थे, तो उसने उनको थोड़ा और ज्यादा पावर्स, जैसे पावर्स हम कह सकते हैं, ऑटोनॉमी, तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देने की कोशिश की। जैसे उस टाइम पर जो लेजिस्लेचर्स थी, लेजिस्लेचर्स तो थी ही, लेकिन उसने कहा कि 1937 में इलेक्शंस होंगे और ज्यादा सीट्स उनको वहां पे दे दी। और उस इलेक्शंस में कांग्रेस, जैसे टोटल अगर 11 प्रोविंसेस थे ना, तो 7 में से तो कांग्रेस की ही गवर्नमेंट बन गई, ठीक है। तो कांग्रेस फॉर्म्ड गवर्नमेंट इन 7 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। तो इस तरह गवर्नमेंट ने ये एक्ट पास किया, इलेक्शंस भी हुए, काफी लोगों ने, जैसे पार्टीज तो बनी हुई थी, है ना, मुस्लिम लीग भी है, कांग्रेस भी है, बाकी पार्टीज भी हैं, तो कांग्रेस की तो 7 प्रोविंसेस में गवर्नमेंट बन गई। अब इस तरह उसी टाइम पीरियड में, जब ये टाइम पीरियड चल रहा है, इंडियन जो लेजिस्लेचर्स हैं उसमें भी लीडर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को और इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, साथ साथ में अपनी बात भी उनके आगे रख रहे हैं, है ना। तो उसी टाइम पीरियड में सितंबर 1939 में जब कांग्रेस उन प्रोविंसेस में रूल कर रही थी, क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इससे पहले हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात की थी, अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, ठीक है। वो नेक्स्ट क्लासेस में आप पढ़ोगे अबाउट फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, तो थोड़ा सा ब्रीफली उसमें भी पढ़ोगे। तो अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, क्योंकि ब्रिटेन पहली वर्ल्ड वॉर में भी इन्वॉल्व था, ठीक है, उसमें तो वो जीत गया था, अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी इन्वॉल्व था। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर चली 1939 से लेके 45 तक, है ना, काफी लंबी चली। तो जब ये वॉर स्टार्ट हुई ना 39 में, तो उसके बाद अब कांग्रेस लीडर्स ने क्या कहा, उन्होंने कहा ठीक है, हम रेडी, वो दे वर रेडी टू सपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। उन्होंने कहा कि ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को हम सपोर्ट करेंगे इस वॉर में, लेकिन उन्हें क्या करना पड़ेगा बदले में, दे हैव टू ग्रांट इंडिपेंडेंस, उनको इंडिपेंडेंस हमें देनी पड़ेगी। तो ये जो था, ये उन्होंने शर्त रखी
जब 1939 में, क्योंकि अब इंडियन लीडर्स को भी लगा कि अब तो ब्रिटिशर्स भी फंसे हुए हैं, उधर से उनको वो वॉर भी जीतनी है, इधर से यहाँ पे अपना रूल, हम आगे प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इनको भी यहाँ पे रूल करना थोड़ा सा मुश्किल, उनके लिए भी मुश्किल हो ही रहा था। ब्रिटिशर्स भी कहीं ना कहीं अब ये सोच रहे थे कि यहाँ पे हमारा भी ठहरना थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए वो भी सपोर्ट चाहते थे लीडर्स का, ठीक है, क्योंकि उनको यहाँ से सोल्जर्स भी लेके जाने हैं और भी बहुत कुछ। अब हर जगह लीडर अगर नॉन कोऑपरेट करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस करेंगे, तो ब्रिटिशर्स का यहाँ पे भी मुश्किल हो जाएगा, उधर भी वो वॉर में लगे हुए हैं। तो कांग्रेस लीडर्स ने कहा उनको कि वी विल सपोर्ट यू बट यू हैव टू ग्रांट इंडिपेंडेंस आफ्टर द वॉर, ठीक है। स्टार्टिंग में तो ब्रिटिशर ने इसको रिफ्यूज किया, तो काफी प्रोटेस्ट वगैरह भी हुए इसके रिलेटेड,